Hello dear students, today I am going to discuss about स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट जो है वो ऑर्डर में आते हैं स्पायरोकेटल्स, इस ऑर्डर के मेंबर हैं ये। इस ग्रुप के अंदर जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पाइरल शेप होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा अपने स्पायरोकीट्स। स्पाइरल शेप होती है इनकी। इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो काफ़ी सीरियस ह्यूमन पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है ह्यूमन पैथोजेंस हैं। ये जो है वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते हैं। और इनकी साइज़ की अगर अपन बात करें तो साइज़ जो है वो वेरी करेगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो कुछ की जो है वो कम हो सकती है लेंथ, कुछ की ज़्यादा हो सकती है। तो 5 से लेके 50 माइक्रोन तक अलग अलग वेरिएशन में इनकी लेंथ हो सकती है। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, और अपन ने ये देखा है कि जिसमें फ्लैजिला नहीं होता वो मूवमेंट नहीं करता है, मोटाइल नहीं होता है। लेकिन फ्लैजिला नहीं होते हुए भी ये मोटाइल होते हैं। इस ग्रुप के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट पैथोजन है ट्रैम्पोनेमा पैलिडम, जो एक ह्यूमन पैथोजन है। इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। इसमें जो है अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो ट्रैम्पोनेमा है, स्पायरोकीट्स के अंदर जीनस जो है वो आती है ट्रैम्पोनेमा। तो स्पायरोकीट्स की ट्रैम्पोनेमा जीनस की यहाँ पे अपन बात करेंगे तो इसके अंदर सेम चीज़ है कि स्पाइरल शेप बैक्टीरियाज होंगे, क्योंकि ये स्पायरोकीट जो ग्रुप है उसके अंदर आ रहा है, ऑर्डर है उसके अंदर आ रहा है ट्रैम्पोनेमा। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पैथोजेंस की बात करें, जो ट्रैम्पोनेमाज हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैथोजन हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। उनकी बात करें तो यहाँ पे ट्रैम्पोनेमा पैलिडम काफ़ी फेमिलियर है, अपन इसके साथ नाम सुना हुआ होगा, जो कि वेनेरियल सिफिलिस कोज करता है। सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रैम्पोनेमा पैलिडम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रैम्पोनेमा पेरटेनी। ये जो है वो योज डिजीज़ कोज करता है, और ये एक प्रकार की स्किन या कनेक्टिव टिश्यू की डिसऑर्डर है, जिसमें जो है आपके बोन्स है, स्किन है, तो जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनको ये अफेक्ट करता है। मेनली जो है ये स्किन पे इफ़ेक्ट डालता है। तो योज डिजीज़ है वो बोन्स स्किन से रिलेटेड एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ट्रैम्पोनेमा केरेटम की बात करें तो ये कोज करता है पिंटा, दैट इज़ ये एक प्रकार की स्किन डिजीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैम्पोनेमा विंसेंटाई। ये कोज करता है विंसेंट एंजाइना। विंसेंट एंजाइना एक्चुअली में ये जो है एंजाइना जो है वो अपन यूज़ करते हैं चेस्ट पेन के लिए, लेकिन दैट इज़ नॉट चेस्ट पेन। विंसेंट एंजाइना जो है वो अपन यूज़ करते हैं ओरोफेरेंजियल या जो माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे ये इन्फेक्शन कोज करता है और पेचेस का फॉर्मेशन करता है। तो इनके बारे में अपन जो है ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मेनली अपने को जो है ट्रैम्पोनेमा, और इसके अंदर भी अपन बात करते हैं ट्रैम्पोनेमा पैलिडियम की। ट्रैम्पोनेमा पैलिडम जो है वो काफ़ी फाइन, एकदम पतला स्पाइरल सिलेंडर, एक सिलेंडर जो है इसकी शेप होती है, स्पाइरल होता है, इसके अंदर एक तरह से कोइल्ड होता है। साथ में जो है इसके एंड जो है वो पॉइंटेड भी हो सकते हैं और राउंडेड एंड के साथ भी हो सकता है। ये कोजिटिव ऑर्गेनिज्म है वेनेरियल सिफिलिस, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जेनाइटल ऑर्गन्स की जो डिजीज़ है सिफिलिस, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी साइज जो है वो 6 to 8 माइक्रोन होगी। बाकी ग्रुप की जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने कहा था कि इस ग्रुप के मेंबर्स की साइज 5 से लेकर 50 माइक्रोन तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर ट्रैम्पोनेमा पैलिडम की बात करें तो 6 to 8 माइक्रोन इसकी साइज होती है। 0.2 माइक्रोन जो है इसका डायमीटर होता है, और ये कोइल्ड होते हैं, एक्टिवली मोटाइल होते हैं। हालांकि फ्लैजिला यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन ये एक्टिवली मोटाइल है जो सेल्फ मूवमेंट में कैपेबल है। ये मूवमेंट किस तरह की शो करेंगे, एक तो रोटेशन, जो इसकी कोइल है उसके साथ जो है ये रोटेशन मूवमेंट शो करते हैं। जो इसका लॉन्ग एक्सिस है, जो लॉन्ग पॉइंट है उसके साथ में ये रोटेशन करते हैं।
यहाँ पे जो है अपन इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों तरह की ये मूवमेंट कर सकता है और साथ में ये फ्लेक्शन कर सकता है। कंप्लीट जो इसकी बॉडी है, कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है, ये फ्लेक्स कर सकता है। तो ये इस तरह की मूवमेंट्स ये शो करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी कल्चर की। तो इट हैज़ नॉट बीन कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया, मतलब जो इन विट्रो जो भी अपन कल्चर मीडियाज़ यूज़ करेंगे तो ये उनके अंदर ग्रोथ नहीं करता है। जो भी इन विट्रो मीडियाज़ है, आर्टिफिशियल मीडियाज़ है, उनके अंदर ये ग्रोथ नहीं करता है। इस और साथ में जो है ये टिश्यूज़ के अंदर भी अगर अपन इन विट्रो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी ये ग्रोथ नहीं करता है। स्पेशल इसके लिए मीडियाज़ रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ के लिए, जिनमें अपन बात करें तो इट मे बी कल्चर्ड ऑन स्पेशल मीडिया ऑफ 11 एमिनो एसिड्स। जो 11 एमिनो एसिड्स है, सेलेक्टेड एमिनो एसिड्स हैं, उनके अंदर ये ग्रोथ करता है। साथ में इसके लिए कुछ विटामिन्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ सेलेक्टेड साल्ट्स हैं या मिनरल्स जो है उनके अंदर ये ग्रोथ करता है। तो इसके लिए स्पेशल मीडिया चाहिए। जनरल मीडियाज़ में, आर्टिफिशियल जो मीडियाज़ हैं उनके अंदर ये ग्रोथ नहीं करता है। इट कैन बी ग्रोन ऑन सीरम एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे भी जो है ये सीरम एल्ब्यूमिन है, उसके अंदर ये ग्रोथ कर सकता है। रेसिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है ड्राइंग से। अगर इसको अपन ड्राई करेंगे, ड्राई एनवायरनमेंट में रखेंगे और या फिर हीट के ऊपर रखते हैं जो हो यहाँ पे 41 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसके आसपास का टेम्परेचर देते हैं, या फिर अपन ड्राई एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट अपन कहेंगे कि इट इज़ किल्ड इन 1 to 3 डेज। 1 से 3 दिन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर अपन इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखते हैं, इसके जो रिक्वायर्ड मीडियाज़ अगर इसको नहीं मिलते हैं तो 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता। बाकी रूम टेम्परेचर पे 1 to 3 डेज़ के लिए ये सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर 1 to 3 डेज़। तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही ये सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो इसकी जो एंटीजेनिसिटी है वो कुछ इसके एंटीजेंस के कारण होती है। और यहाँ पे कुछ अपन जो है वेरियस टाइप की एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे जो इसके एंटीजन के कारण बनती है। 3 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की अपन बात करेंगे। ये प्रोड्यूस करता है इसके एंटीजन के कारण, क्योंकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तभी होगा जब एंटीजन हो। तो यहाँ पे अपन ये नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैथोजेनेसिटी की। तो पैथोजेनेसिटी जो है डिजीज़ की प्रोग्रेशन या प्रोसेस किस तरह से होती है। अगर यहाँ पे अपन बात करें सिफिलिस की तो 2 टाइप से होता है यहाँ पे। एक तो कंजेनाइटल हो सकता है, एक एक्वायर्ड सिफिलिस हो सकता है। कंजेनाइटल की अपन बात करें तो कंजेनाइटल मीन्स फ्रॉम मदर टू फीटस जो है इनबोर्न जो एक सिफिलिस है उसे अपन कहते हैं कंजेनाइटल सिफिलिस। तो जो प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको सिफिलिस है, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन को अगर सिफिलिस है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है ट्रेम्पोनेमा पैलिडम फीटस को भी थ्रू द प्लेसेंटा, क्योंकि ये मदर और जो फीटस है उसके बीच में कनेक्शन होता है। तो उसके थ्रू जो है वो इन्फेक्टेड मदर से जो है ट्रेम्पोनेमा पैलिडम फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, या तो मिसकैरेज हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली जो है अबॉर्शन हो सकता है, या फिर स्टिल बोर्न जो फीटस है वो डेड होगा जब उसका बर्थ हो या अबॉर्शन हो। तो अगर एट टर्म भी होता है तो भी वहाँ पे डेड फीटस जो है बोर्न होने के चांसेस होते हैं। ये होता है कंजेनाइटल सिफिलिस। अगर एक्वायर्ड की बात करें तो एक्वायर्ड सिफिलिस मीन्स जो एनवायरनमेंट में अपन ने रहते हुए जो एक्वायर किया है, गेन किया है, और ये जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो यूजुअली जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है वन टू अनदर पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो है हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ऑर्गेनिज्म का जो एंटर होने का जो वे होगा वो किस तरह से होगा कि जो माइक्रो एब्रेशंस जो बने हैं, माइक्रो एब्रेशंस जो बने हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, उनके थ्रू, स्किन के थ्रू, म्यूकोसा के थ्रू ये यहाँ पे
टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। 10 टू 90 डेज़ तक जो है सिम्पटम्स प्रोड्यूस होने में टाइम लग सकता है। यहाँ पे ये 3 क्लिनिकल स्टेजेस में अपीयर होता है, जहाँ पे अगर अपन फर्स्ट स्टेज की बात करें तो उनको बोलते हैं अपन प्राइमरी लीजन्स। तो जो प्राइमरी लीजन्स अपीयर होते हैं वो पेनलेस होते हैं, उनमें कोई पेन नहीं होता है। इंड्यूरेटेड सुपरफिशियली अल्सरेटेड लीजन जो है सुपरफिशियल लीजन्स होंगे वहाँ पे और वो पेनलेस होंगे। अल्सरेशन होगा वहाँ पे स्किन के ऊपर या जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जेनाइटल ऑर्गन्स की, तो वहाँ पे अल्सरेशंस होगा और उन अल्सरेटेड एरियाज़ के अंदर एक्सुडेट फ्लूइड का जो है सिक्रेशन होता है। जो रीजनल लिम्फ नोड है उस एरिया की, जैसे जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो जेनाइटल एरियाज जो है उसके आसपास लिम्फ नोड्स जो है वो भी स्वोलन मिलेगी, इन्फ्लाम मिलेगी। ये जो लीजन्स है वो जनरली हील अप हो जाते हैं 10 टू 40 डेज़ के अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या रह जाता है, स्कार फॉर्मेशन के साथ में वो हील होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी लीजन की। सेकेंडरी लीजन जो इसकी सेकेंड स्टेज के अंदर अपीयर होते हैं वो होते हैं 2 टू 6 मंथ के आफ्टर। इसमें जो है 2 टू 6 मंथ का टाइम लगता है सेकेंडरी लीजन्स में कन्वर्ट होने में प्राइमरी लीजन्स को। ये जो है डेवलप होते हैं एक तरह से पैप्युलर स्किन रेशेज के रूप में। पैप्यूल्स में छोटे छोटे स्वेलिंग्स नोड्यूल्स स्किन रेशेज के अंदर ये अपीयर होते हैं सेकेंड स्टेज में सेकेंडरी लीजन्स। ये जो है वो म्यूकस पेचेस के रूप में प्रेजेंट हो सकते हैं ओरोफेरिंग्स में। यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स के साथ में जो है ये ओरोफेरिंग्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पेचेस के रूप में। इस स्टेज में ध्यान रखना है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है, तो सबसे ज़्यादा चांस जो रहेंगे वो सेकेंड स्टेज में रहते हैं इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के। यहाँ पे जो है मेनिंजियल और आइज़ का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इन्फेक्शन जो है वो आइज़ के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और साथ में जो मेनिंजेस हैं वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो है अपन यहाँ पे देखें तो 25% जो पेशेंट होंगे उसके अंदर स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाती है, अपने आप जो है यहाँ पे हीलिंग हो जाती है। जो यहाँ पे पेपुलर स्किन रेशेस बने थे उनकी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगता है इसके अंदर 4 टू 5 ईयर्स। यहाँ पे अगर 25% केसेस की बात करें तो वो रिमेन लेटेंट। 25 तो अपने आप हील हो रहे थे, लेकिन 25% जो है वो रिमेन लेटेंट बने रहते हैं। मतलब यहाँ पे उस पेशेंट में सिम्टम नहीं आते हैं, बाकी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो वो एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट वहाँ पे हो सकता है, बाकी उस पर्सन में सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा 25% केसेस में। 25 में स्पॉन्टेनियस हीलिंग, 25% के अंदर जो है वो रिमेन रहता है लेटेंट, और यहाँ पे बाकी जो 50% है वो पेशेंट टर्सरी स्टेज में जाते हैं। टर्सरी लीजन्स जो है वो डेवलप होते हैं आफ्टर लेटेंट पीरियड, जो है एक साइलेंट पीरियड जहाँ पे सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, उसके बाद जो है उनमें डेवलप हो जाता है टर्सरी लीजन्स। टर्सरी सिफिलिस जो है उसकी बात करें या टर्सरी लीजन्स की अपन बात करें तो यहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो एडवांस हो गया है, कार्डियोवास्कुलर लीजन्स प्रोड्यूस करने लग गया है। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स है, तो वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है और कोज कर सकता है एन्यूरिज्म। जो डायलेशन है अबनॉर्मल जो ब्लड वेसल है उनका, वो कोज कर सकता है। साथ में मेनिंजियोवास्कुलर जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ पे वो भी कोज कर सकता है। जो ब्रेन है वहाँ पे ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे भी ये पेचेस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इन्फेक्शन जो है वो एडवांस हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अगर लैब डायग्नोसिस की, तो हीमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ल्यूकोसाइटोसिस अपने को दिखाई देगा, WBC बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर डिफरेंशिएटेड ल्यूकोसाइट जो काउंट है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, वो भी इंक्रीज मिलेगी। और यहाँ पे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, DLC के अंदर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स बढ़ी हुई अपने को
दिखाई देगी। बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की अगर अपन बात करें तो जो स्पेसिमेन है वो अपन कलेक्ट करेंगे केयरफुली, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शियस है इसलिए केयरफुली कलेक्ट करना है। कहाँ से? जो भी लीजन्स प्रेजेंट है, चाहे वो ओरोफेरिंक्स में हो चाहे जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर हो, तो जहाँ से अपन स्पेसिमेन ले सकते हैं तो वो लेंगे अपन एक गोज जिसको अपन ने वार्म सलाइन के अंदर डिप किया है। केयरफुली जो है अपन उसको उसके ऊपर रखेंगे और एक जेंटल प्रेशर देंगे, जेंटली हल्का सा प्रेशर लगाएंगे जिससे कि वो उस गोज के ऊपर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। इसको फिर अपन एग्जामिन करते हैं अंडर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप क्यों लेते हैं? क्योंकि लाइट अगर बैकग्राउंड रहेगा तो यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म दिखाई नहीं देंगे, प्रॉपरली विजिबल नहीं होंगे, इसलिए इसका जो बैकग्राउंड है, जो ग्राउंड है वो अपन लेंगे एक तरह से डार्क, ताकि इजीली अपने को विजुअलाइज हो। लैब डायग्नोसिस में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट की, एंटीबॉडी टेस्टिंग की। अगर अपन बात करें तो VDRL टेस्ट यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये एक सिंपल और रैपिड टेस्ट है, काफ़ी जल्दी रिजल्ट देता है और काफ़ी इजी भी है। तो काफ़ी सारे डिजीज़ के अंदर अपन ये यूज़ भी करते हैं। तो इसके अंदर बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी सीरम की रिक्वायर्ड होती है। 0.05 ml सीरम अपन लेते हैं। इस इनएक्टिवेटेड सीरम को, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इनएक्टिवेटेड सीरम को जो है अपन एक स्पेशल स्लाइड के ऊपर लेते हैं और एक ड्रॉप एंटीजन की इसके ऊपर अपन ऐड करेंगे। सिरिंज की हेल्प से एक ड्रॉप अपन एंटीजन की ऐड करते हैं। फिर इसको अपन जो है मशीन की हेल्प से रोटेट करते हैं 120 रिवोल्यूशंस, 120 राउंड जो है पर मिनट जो है यहाँ पे इसके रिवोल्यूशंस होंगे। तो 4 मिनट के लिए अपन इसको रिवोल्यूट करेंगे, रोटेट करेंगे। फिर अपन इसको जो है माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे अपन दो चीज़ देख सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नीडल्स अपने को शो हो रही है, इस तरह से यूनिफॉर्मली जो है नीडल्स शो हो रही है, जैसा कि आप नॉन रिएक्टिव रिएक्शन में देख सकते हैं, तो वो शो हो रही है, मतलब ये एक नेगेटिव रिजल्ट है। पेशेंट उस टेस्ट के लिए नेगेटिव है, उसमें सिफिलिस नहीं है। और अगर क्लम्प्स इस तरह से इमेज की तरह अगर आपको क्लम्प्स दिखाई दे तो मतलब यहाँ पे वो रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा, वो रिएक्टिव सीरम है, इसके लिए उसमें सिफिलिस मतलब प्रेजेंट है। इस टेस्ट की एक सबसे बड़ी एडवांटेज, वैसे काफ़ी अच्छा और रैपिड टेस्ट है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि ये फॉल्स रिएक्शन भी देता है काफ़ी टाइम। और कब? लेप्रोसी के केस में दे सकता है ये फॉल्स पॉजिटिव, मलेरिया में दे सकता है, हेपेटाइटिस में भी दे सकता है, SLE दैट इज़ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस जो डिजीज़ है उसमें भी दे सकता है, आर्थराइटिस में, और अगर वैक्सीनेशन रिसेंटली हो रखा है तो उसमें भी ये फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। और साथ में प्रेगनेंसी में भी कई बार ये पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है, जबकि उसमें ये इन्फेक्शन होता नहीं है, ये फॉल्स रिएक्शन ये दे सकता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन है, क्लोरमफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये इसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, ये अपन यूज़ कर सकते हैं।